नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की चिंता करता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने आदरणीय भारतीय अवाम की चिंता करता है और उसी विषय में ये चर्चा करता है। रही बात इलेक्शन, रही बात वोट देने का, रही बात सत्ता का उपकरण थमाने का, ये पूरा विषय जो है और विशेषाधिकार हमारी अवाम का है और उसकी विवेक क्षमता का है कि वो किस तरह का सेवा चाहती है, किस तरह की इज्जत वो प्राप्त करना चाहती है, किस तरह से मुल्क की हिफाजत चाहती है। ये हमारी अवाम जो भारतीय अवाम है, जो हमारा आदरणीय भारतीय अवाम है, उसकी विवेक क्षमता पर जो है ये निर्भर करता है और यदि वो आशीर्वाद देती है और सत्ता का उपकरण यदि भारतीय अवाम ताकत दल के पास आता है तो जैसा कि पहले भी कई बार इस विषय पर स्पष्टता की गई है कि शासन और प्रशासन की जो शैली होगी, जो मॉडल होगा, वो हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शैली थी। हालांकि उन्होंने 1941 में जबकि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, किसी साक्षात्कार में किसी साक्षात्कार के दौरान जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि आपके सामने मान लीजिए आज़ादी आ जाए तो आप किस तरह की पद्धति लागू करना चाहेंगे, उनका ये बिल्कुल एक स्पष्ट और बेबाक उत्तर दिया था कि हमने अपनी जनता से, अपने भारतीय भाई बहनों से एक आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका तात्पर्य यही था कि हमारी अवाम जो है, हमारे भारतीय भाई बहन पहले त्याग, बलिदान, कुर्बानी के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, इसके बाद ही, इसके पश्चात ही वो आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। इसका मैंने मुख्तसर से थोड़े में, सारांश में तात्पर्य यही था। तो इस पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हमने ये जो आह्वान दिया है, हमको अभी, मैं इस बात के लिए पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूँ कि हमारी पूरी आवाम
पूरी हमारे भारतीय अवाम या हमारे भारतीय भाई बहन अभी पूरी तरह इसके लिए तैयार हुए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आज़ादी जो है ये निकट भविष्य में कोई आने वाली है। इस पर जो है वो साक्षात्कार लेने वाला कहा कि साहब मान लीजिए कुछ परिस्थितियों का ऐसा जोड़ तोड़ हो कि ये आज़ादी आपके सामने खड़ी हो गई, तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा तब ऐसी परिस्थिति में हम जो है 25 से 30 साल तक और उन्होंने बहुत बेबाकी से बगैर किसी संकोच और हिचक के उन्होंने कहा कि तब ऐसी स्थिति में हम इस देश में 25 से 30 साल तक तानाशाही चाहेंगे। देखिए, अब चूंकि लोकतंत्र है, तानाशाही तो संभव नहीं है, लेकिन तानाशाही का जो अच्छा पहलू है कि सख्ती और अनुशासन, वही इस देश को इसमें उसी की बहुत ज़रूरत है। तो लोकतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत भी जो सख्ती और अनुशासन, और भारतीय जनता दल कुछ और इसको सप्लीमेंट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हमारे जो आदरणीय सम्राट हैं औरंगजेब, उनका भी सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन, तो इन दोनों का अनुसरण करते हुए एक सख्त और अनुशासित शासन और प्रशासन की व्यवस्था जो कि चुस्त दुरुस्त हो और निष्पक्ष हो, उसी के अनुसार जो है जितनी भी सेवाएं हैं आवाम को और इस मुल्क को, दोनों को। और इतना तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि यदि अपनी आम आवाम को, गरीब आवाम को, असहाय आवाम को, उनको ससम्मान सेवा देना है, उनको इंसाफ देना है, तो शासन प्रशासन को सख्त और अनुशासित होना ही पड़ेगा। सख्त और अनुशासित शासन प्रशासन के अधीन आम, गरीब, असहाय को सबको बराबर रूप में जो है सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनको सेवा मिलेगी और सभी को प्रसन्नता रहेगी, सभी को खुशी रहेगी। तकलीफ किसको होगी? जो ये रसूख वाले हैं, जो दादा लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो कि अपने को समाज और कानून से ऊपर मानते हैं, तकलीफ उनको होगी। तो इसलिए ज़्यादा तो विस्तार से तो ज़्यादा इसका स्पष्टता तो तब सामने आएगी जब ये भारतीय जनता दल ऐसा करके दिखाएगा। लेकिन फिर भी एक अनुशासित शख्स, नियम पालक, कानून पालक, निष्पक्ष, चुस्त दुरुस्त जो है वो अपने सभी भारतीय भाई बहनों को एक भारतीय नागरिक का इज्जत बख्शते हुए बारी और बराबरी का सिद्धांत, ये बहुत ही एक यानी खूबसूरत भी और बहुत ही उपयोगी एक सिद्धांत है, वसूल है। बारी बराबरी मतलब कि जब आपकी बारी, यानी बराबरी के आधार पर जब आपकी बारी आएगी तभी आपका काम होगा। और वो बारी जो है, वो टर्न जो है, कितना भी कोई रसूख वाला हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए, एमपी हो, राष्ट्रपति से भी संबंधित कोई हो, लेकिन बारी वो टूटेगी नहीं। तो बारी और बराबरी के वसूल पर वो सेवा होगी। और कोई ये योजना हमारे आम भारतीय भाई बहनों के लिए है, गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए 100% उनके हाथ तक पहुँचेगा। ये नहीं है कि हम, जैसे राजीव गांधी बोलता था कि हम 100 रुपया डालते हैं तो 10 रुपया पहुँचता है, 90 रुपया ये सिस्टम खा जाता है। बिल्कुल नहीं, 100 रुपया डालेंगे तो हमारे उस गरीब आम भारतीय भाई बहन के पास 100 रुपया ही पहुँचेगा। कब? जबकि सिस्टम पूरा सख्त होगा,
अनुशासित होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, निष्पक्ष होगा। तो लबे लुबाब ये एक रूपरेखा भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया, और ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन के लिए भी ये स्पष्टता जरूरी है कि उसका जो शासन का मॉडल होगा हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की जो शैली है, जो मॉडल है, उसी से प्रेरित और उसी के आशीर्वाद से। तो जो भारतीय जनता दल अपने देश में, तो भारतीय जनता दल सिर्फ अपने मुल्क की चिंता करता है और अपने अवाम की चिंता करता है। बाकी विषय हमारे अवाम का है, वोट देना है, किसको देना है, किसको सत्ता में भेजना है, ये विषय विवेक उसका है। और भारतीय जनता दल उनकी जो विवेक क्षमता है उसको सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। तो और उसके पहले देश में जो है भारतीयता का माहौल हो, सभी लोग अपने को भारतीय समझें और भारतीय की तरह व्यवहार करें। और जो देश हमारा बिखराव, तनाव, खास करके नफरत, हिंसा के बुरे दौर से जो गुजर रहा है, इसका खात्मा, तो इसके खात्मे के लिए भी ये भारतीय जनता दल निरंतर ये प्रयास कर रहा है। ये भी कहा, भारतीय जनता दल आगाह कर रहा है कि इस हमारे भारतीय समाज में जो नफरत फैलाने वाले जो एजेंट हैं, जो तत्व हैं, उनसे कैसे सावधान रहा जाए और उनकी गतिविधियों को कैसे कुचला जाए। दोनों चीज, उनसे सावधान भी रहना है और उनकी गतिविधियों को कुचलना भी है, दोनों। तो इस विषय में जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर भाषण करता है, और इसके बाद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर को निशाना बनाता है। उनका जो पंथ है, इस्लाम पंथ पर वो निशाना बनाता है और बना करके हमारे इस भारतीय समाज में नफरत को फैलाता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जवाब देने के लिए भारतीय जनता दल और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे सभी लोगों इस तरह के जितने भी तत्व हैं, और इसीलिए जो इस भारतीय समाज में जो नफरत फैलाता है भारतीय अवाम जनता दल उसको स्पष्टतः उसको इस देश का गद्दार मानता है। और सिर्फ भारतीय अवाम जनता दल ही नहीं, लोग भी, हमारे भारतीय भाई बहन भी उसी दृष्टिकोण से इसको गद्दार मानना शुरू कर दिए हैं। और इसी प्रकार जो कोई भी इस भारतीय समाज में नफरत फैलाता है, वो इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है। तो उसी श्रेणी में जो है ये असदुद्दीन ओवैसी भी आता है, और उसका छोटा भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो तो और उसे 2 कदम आगे है। वो बोलता रहता है कि सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सेना पुलिस हटा लीजिए तो मैं यानी किस स्तर की और कितने बड़े पैमाने पर मैं मारकाट जो है मचा सकता हूँ, इस तरह की बात वो करता रहता है, उसका छोटा भाई। तो ये सब बहुत खतरनाक किस्म के हैं हमारे भारतीय समाज के लिए। और उसी प्रकार जो है ये नरसिम्हानंद सरस्वती, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि वास्तविक रूप से वो दीपक त्यागी है, अपराधी दीपक त्यागी है, जिसने अपना इसमें भेष बदल लिया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती के रूप में। और तौकीर रजा इत्यादि सब हैं, कई हैं। तौकीर रजा है, सभी उन्नमान वर्ग इत्यादि है। और वामन मिश्रम
बावन मेसरम हम जो है हमारे इसी भारतीय समाज में समाज के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ हमेशा वो आग ही वो उगलता है। और इन्हीं की देखा देखी कुछ और भी जो है, कुछ बीजेपी के, कुछ समाजवादी पार्टी के, कुछ जो है वो जीतन राम मांझी जो है, इस तरह के जो है वो माने जातीय आधार पर इस तरह से आग वो सब जो है उगलते रहते हैं। तो इन सभी की गतिविधियों को कुचलने की आवश्यकता है। तभी हमारे मुल्क में जो है वो नफरत विहीन और तनाव विहीन एक माहौल आएगा और आपस में सद्भाव, आपसी सद्भाव और आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, आपसी एकता और भाईचारा का माहौल आएगा। ये माहौल बहुत जरूरी है। ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन भी इसको महसूस करते हैं। हमारे गांव गिराज या छोटी छोटी कस्बों के आसपास रहने वाले भारतीय भाई बहन ये भाईचारा, ये भारतीयता आधारित भाईचारा बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के नेक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए जो है हमारे कुछ वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पास संपर्क करके हफ्ता में एक दिन या कोई खास दिन बातचीत करके उनके यहाँ जाएं और पूरा दिन बिताएं, खान पान करें, साथ में उठे बैठें और यही भारतीय एकता के विषय में चर्चा करें और आपस में मैंने उसी खाट पर बैठें, बातचीत करें। तो इससे बहुत बड़ा सद्भाव आएगा। आपस में जो कुछ थोड़ी बहुत भ्रांति है, भ्रम है, वो सारे भ्रम जो है टूटेंगे, गायब होंगे। और वाइस वर्सा इसी प्रकार हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं किसी गांव के, वो बातचीत करके आपसी वो किसी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के साथ वहाँ जाए और कुछ घंटे वहाँ पर बिताएं, गले मिलें और भारतीय एकता की बातचीत करें और इस माहौल को आगे बढ़ाएं, उसको पुख्ता करें। यदि ये करेंगे और हमारा भारत जो है 70% भारत जो है वो गांव में बसता है। तो इस तरह का आपसी मेल जोल और आपस में खान पान, उठना बैठना और इस प्रकार जो है ये भारतीय एकता का माहौल लाएंगे बहुत तेजी से। और उसी वक्त जो है जितने वीडियोज हैं, जितने ये भारतीय वाम ताकत दल के वीडियो हैं, सभी वीडियो जो है को दिखाना और उसी की चर्चा करना और आपसी भाईचारा और सद्भाव को आगे बढ़ाना और उसको मजबूत करना। यदि करेंगे तो पूरे देश में एक बहुत बढ़िया माहौल आएगा और शायद उसी से प्रेरणा लेकर के हमारे शहर के लोग भी उससे प्रेरित होंगे, उसको अपनी ताकत बनाएंगे। शहर में भी लोग जो है थोड़ा सा वो एपेथेटिक रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं, तो उनसे प्रेरणा मिलेगी। तो हर हालत में आपसी मेल जोल, आपसी खान पान, आपसे जो है उठना बैठना, भारतीयता आधारित जो है भारतीयता आधारित माहौल का सृजन करना और उसको आगे बढ़ाना, इसकी परम आवश्यकता है। देखिए, इसके अभाव में होता क्या है कि समाज विरोधी तत्वों को मौका मिलता है एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का और भेद विभेद बढ़ाने का। तो ये मौका मत दीजिए। यह मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। इतना जरूर मानिए कि मुल्क हमारा बहुत ही खूबसूरत है, पूरी दुनिया में सबसे वो खूबसूरत है
और इस बात को हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस बात को की तस्दीक भी करते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती तब बची रहेगी जबकि सभी भारतीय भाई बहनों में आपसी भरोसा होगा, आपसी विश्वास होगा, आपसी भाईचारा होगा। गंगा जमुना तहजीब के आधार पर एक दूसरे पर विश्वास होगा। और वो विश्वास की शुरुआत ऐसे भी हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताया है। कुछ रूढ़िवादी किस्म के तत्व होंगे तो कोई इसे घबराने की बात नहीं, वो भी प्रेरित हो जाएंगे। कुछ रूढ़िवादी जो है विचार के होंगे तो वो भी यदि काफी सैलाब इसका रहेगा तो वो उसमें वो बाधा नहीं आएंगे, बल्कि उसी से प्रभावित होकर उसी में वो शामिल हो जाएंगे। इसके विषय में हमने अपना खुद का अनुभव भी शायद 2-3 वीडियो में मैंने साझा किया था, और वो फिर बताना जरूरी है कि वो किस तरह का अनुभव था। तो फिर हम बोल दे रहे हैं। हमारे बेटे की शादी थी 2010 में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये रस्म होती है कि जब भी बेटे की शादी होती है तो गांव के लोगों को खाना वाना खिलाते हैं। तो और उसका नाम होता है भत्तवान। तो फिर मैं गांव में गया और गांव के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको बुला करके ये बात बताई कि हम भाई ये भत्तवान करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने फिर वही समस्या, गांव की समस्या सामने रखी कि देखिए सब ऐसा है कि यहाँ पर कई भात हैं, माने अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं कि उनका खान पान आपस में उनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। तो इसी को बता रहे थे कि साहब देखिए साहब, यदि आप उनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे, यदि आप इनको बुलाना चाहते हैं तो वो नहीं आएंगे, और कम से कम यदि आप हमको बुलाना चाहते हैं तो कम से कम उनको मत बुलाइएगा। इस तरह की बातें होने लगी। उसमें हमने उनको बड़े प्रेम, आदर और दृढ़ता से बताया कि देखिए भाई ये मौका खुशी का है और सबको बुलाया जाएगा, सभी को आदर पूर्वक इज्जत के साथ जो है वो आमंत्रण दिया जाएगा। और जहाँ तक कि मेरा प्रश्न है, हम सभी अपने लोगों को, गांव के लोगों को बराबरी के आधार पर ससम्मान सभी को हम जो है वो निमंत्रण देंगे। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे ससम्मान निमंत्रण को किस रूप में लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा प्रश्न है कि हम सभी को बराबरी के आधार पर ससम्मान निमंत्रण सबको भेजेंगे, सभी को, और कोई छूटेगा नहीं। तो एक ने कहा कि एक ने जो है व्यंग्यात्मक ढंग से कहा ठीक है साहब देख लीजिएगा। एक ने कहा कि एक समस्या साहब और भी इससे भी ज्यादा विकट है। तो हमने पूछा कि वो क्या है भाई? तो उन्होंने कहा से देखिए साहब ये लोग हरिजन जानते हैं ना कि जिनको भारतीय वामता का दल उपेक्षित या पिछड़े भारतीय भाई बहन की संज्ञा से संबोधित करता है, तो वो बोले हरिजन। साहब ये हरिजन लोग जो है खाना खाने के बाद पत्तल नहीं उठाते हैं। तो बताइए साहब अब उनका पत्तल कौन उठाएगा? तो हमने उनसे विनम्रता और दृढ़ता पूर्वक ये बताया कि देखिए भाई जिनको हम बुला रहे हैं वो सभी हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं। और अतिथि और मेहमानों के विषय में हमारे पुरखों ने ये बताया है, पूर्वजों ने ये कहा है कि अतिथि जो है वो देव ईश्वर तुल्य होता है। अतिथि देवो भव की मान्यता हमारी रही है। तो यदि उस अतिथि के आतिथ्य सत्कार में यदि पत्तल उठाने की बात आती है
तो पत्तल भी उठाया जाएगा। इसमें किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। और एक बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए या खूंट में गठिया लीजिए। खूंट में गठियाना कहते हैं पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में। तो एक बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यदि कोई पत्तल नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। तो इसलिए इस विषय पर कोई किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी ने व्यंग कहा ठीक है साहब आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद वो दिन आया। तो हमारे खास करके वही उपेक्षित भारतीय भाई बहन, जिनको लोग कहते हैं कि हरिजन वगैरह क्या कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल हमेशा उनको भारतीयता का सम्मान देते हुए, बराबरी का सम्मान देते हुए इन्हीं शब्दों से उनको संबोधित करता है। हमारे उपेक्षित माने जो जितना सम्मान मिलना चाहिए अभी बराबरी वाला अभी मिल नहीं पाता है। मैंने कुछ मिला, हम नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने पैमाने पर मिलना चाहिए अभी वो मिलना बाकी है। तो इसलिए हमारे वही उपेक्षित भारतीय भाई बहन आए और खड़े रहे। तो हमने कहा भाई खड़े क्यों हैं, ये खाट आप ही के लिए है, बैठिए, सिरहाने बैठिए। तो काफी संकोच के साथ, मतलब कोई संकोच नहीं, बैठिए। तो कुछ वही रूढ़वादी किस्म के बहुत आंख तरे रहे थे मेरी ओर, ये सब आए हैं कहाँ से, शहर से आए हैं, तो जो है और क्या क्या इस देहात में लागू करना चाहते हैं। हमने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसी स्थितियां तो आती ही हैं। और इसके बाद वो क्षण भी आया कि हमारे वही उपेक्षित भारतीय भाई बहन भोजन कर रहे थे, कुछ भोजन करके उठ गए और वो हुआ और पत्तल वो पड़ा रहा। लोग जो है तमाशबीन थे। हमने भी 15-20 सेकंड का इंतजार किया। फिर हम बगैर किसी को देखे हुए अब हम खुद उसको उठाने लगे। जब हम उठाने लगे तो वो बोले अरे नहीं सर आप क्यों उठाते हैं। तो मैंने कहा देखिए भाई, यदि आपकी आत्मा गवाही नहीं करती है, आपका विचार आपका साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं है। और जब आपके विचार, आपकी आत्मा आपका साथ दे तभी इसमें आप शरीक होइए। करें नहीं साहब ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा फिर मैं कह रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। बिल्कुल शुद्ध मन से कि इसको अपना कर्तव्य मान करके यदि इसमें शरीक होना चाहते हैं तभी आपका स्वागत है। कहना नहीं साहब हम भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके लोग उसमें शरीक होते गए और वो जो हमारे माने उपेक्षित भारतीय भाई बहन वो भी अपना पत्तल वो उठाने लगे। इस तरह का सहयोग का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण वो पैदा हुआ। इसी की जरूरत मन में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कुंठा रहती है, वो कुंठा दूर हो जाती है। कब? जब आप साथ में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, एक ही खाट पर बैठते हैं, बराबरी के आधार पर गले लगाते हैं, खान पान करते हैं। आपने देखा होगा कि इसी समाज में जो कट्टरवादी किस्म के सामंतशाही सोच के होते हैं, तो अब मैंने ये कहना गंदा लगता है, लेकिन ये इस तरह की प्रथा, इस तरह की प्रैक्टिस है कि इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे उपेक्षित वाला भारतीय भाई बहन हो, उसको अलग थाली में खिलाते हैं, फिर उस थाली को अपने घर में कहीं दूर रख देते हैं और उसी थाली में बार बार खिलाते हैं। ये एक सामंतशाही सोच है, बस इतना भरा है। और उसी अनुसार एक मानसिक कुंठा है। तो ये कुंठा जो है दूर हो सकती है, बस एक स्पष्ट व्यवहार हो, बराबरी का। तो वही जो मैंने निवेदन किया था कि गांव गिराज में रहने वाले या छोटे छोटे कस्बों के आसपास रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, वो मेल जो जरूर बढ़ाएं।
हमने उदाहरण के तौर पर कहा कि जैसे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कोई गांव है, तबका है, वो अपने करस्पॉन्डिंग जो है जो इलाका, जो गांव जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का है, उनसे बातचीत करके हफ्ते में एक दिन जो है पूरा कुछ घंटे बिताएं उनके साथ, उनके यहाँ जा करके बातचीत करें, साथ साथ खाट पर बैठें, खान पान करें और भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का, गंगा जमुनी तहजीब का वातावरण बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, उसको मजबूत करें। यदि ये शुरुआत करेंगे पूरे देश स्तर पर आपसी सद्भाव का, आपसी भाईचारा का, आपसी अखलाक मोहब्बत का, आपसी विश्वास का, आपसी भरोसा का एक माहौल है जिसकी इस मुल्क को सख्त जरूरत है। और साथ में जो नफरत फैलाते हैं उनकी पहचान करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनकी गतिविधियों को उसी दम कुचलिए। और इसी सिलसिले में भारतीय मुक्ति दल ने पहले भी और अभी भी कहा है कि पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और जो है ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क इत्यादि को हतोत्साहित करिए और उनकी गतिविधियों को पंग करिए। कैसे कि उनकी सभाओं में जाइए ही मत, उनकी सभाओं को शून्य करिए, पहले उनको काले झंडे दिखाइए, वापस करिए उनको धीरे धीरे करके वो। और यही नहीं, वो जो है वामन मिश्रम भी, उसको भी काले झंडे दिखाइए ताकि वो हतोत्साहित हों, पंग हों, मतलब वो डिस्करेज हों और उनकी गतिविधियों को क्रिपुल करना है, क्रश करना है। ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा कल्पना करिए कि इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है, पहले भी बताया गया, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है ये एकता का ही मजाक उड़ाता है, गंगा जमुनी तहजीब का मजाक उड़ाता है, भाईचारा का मजाक उड़ाता है। भाईचारा को किस तरह से मजाक उड़ाता है, जरा आप लोग इसको जरा उसकी विचित्रता जरा देखिए। वो कहता है कि भाईचारा क्या होता है, वो कहता है भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। इतनी बड़ी घृणा उसके दिमाग में भरी हुई है। तो ये सब बहुत खतरनाक तत्व हैं इस भारतीय समाज के। इसलिए तो भारतीय मुक्ति दल ने सीधे ऐसे तत्वों को देश के खतरनाक गद्दार के रूप में बताया है। और हमारे भारतीय भाई बहन भी, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसमें अग्रणी भूमिका लें और इसकी गतिविधियों को कुचलें, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन अग्रणी भूमिका लें और असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के गतिविधियों को, और बल्कि शुरुआत करें हैदराबाद से। हैदराबाद के जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इसमें अग्रणी भूमिका वो निभाएं उसको। वक्फ बोर्ड पर भारतीय अवाम ताकत दल ने स्पष्टता से कही दिया है कि वक्फ बोर्ड वर्चुअली एक भू माफियाओं का एक गिरोह है। यदि उसका कोई वक्फ बोर्ड का कोई अधिनियम है, उस अधिनियम को या उस कानून को तुरंत खारिज करें मोदी जी। और जो उसके संबंध में एक अधिनियम बना हुआ है 1995 का, उसको भी संसद से खारिज कराएं। और कोई शायद गजट, ये जो यूपीए की सरकार, मनमोहन की सरकार ने शायद 23 मार्च 2014 को जारी किया था, उसको भी खारिज कराएं। हर तरह से जो है वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को जो है नस्त में नाबूद कराएं।
अब रही बात जो जो उसके अधीन जो संपत्तियां हैं, तो जिसकी संपत्ति हड़पा है उसको वापस की जाए, वो भी यानी वाजिब तरीकों से। ऐसा नहीं कि जो उसका हकदार नहीं है और वो इस तरह से मैनिपुलेट करके उसको मिल जाए, ऐसा नहीं। और फिर जो संपत्ति बच रह जाती है उसको कमर्शलाइज करके जिससे कि कुछ आमदनी हो, उस आमदनी को जितने भी गरीब भारतीय भाई बहन हैं, और उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बच्चे भी होंगे, और भी गरीब भारतीय भाई बहनों के बच्चे होंगे, जिनके भविष्य को संवारने के लिए, सुधारने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी में उसको लगाया जाए। तो ये तो मोटा मोटी, और भी चीजें जब भारतीय जनता दल माने इस स्थिति में आएगा कि ये इस तरह के मुद्दे उसके सामने आएंगे और सत्ता का उपकरण उनके हाथ में होगा, तो और भी व्यवस्थित ढंग से और जो है सुचारू ढंग से उसको लागू करेगा। लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड को तुरंत जो है वो भंग करने की आवश्यकता है। हिजाब के मामले में भी भारतीय जनता दल ने कहा कि इस देश में जो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं, और उन कानूनों के अंतर्गत जो नियम और नियमावलियां जो बनी हुई हैं, नियमावलियां जो बनी हैं, माने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने हैं, वही लागू होंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून और उन कानून के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावली ही लागू होंगे, और कोई नहीं। न तो वेद, न पुराण, न रामायण, न गीता, न मनुस्मृति, न कुरान, न सरिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही लागू। ये स्पष्टता जो है हर एक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। और हम तो न्यायपालिका से भी, माननीय न्यायपालिका से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि जब भी इस तरह का मसला है, यानी दो टूक शब्दों में, यानी कैटेगोरिकली यही पैगाम दे किसी भी स्थिति में। और खास करके ये पता नहीं क्यों बहस हो रही, इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों हो रही है वहां पर, वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बस वन लाइनर, एक लाइन का, कि इस देश में भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून और उन कानूनों के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियां, रूल्स एंड रेगुलेशन ही लागू होंगे और सम्मानित होंगे। बात खत्म हो गई। द मैटर एंड्स हियर इटसेल्फ। तो इतना हमारे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर सके, बहुत लाभकारी होगा इस मुल्क को। और जो है, और कोई कहता है कि ये धार्मिक मामला है, इसमें कोर्ट को अधिकार नहीं है, ऐसे कहने वाले को कोर्ट भगा दे वहां से। कोर्ट को हर एक अधिकार है, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये धार्मिक मामला है ही नहीं। ये मामला देश के कानून का है, और सबको इस देश का कानून जो है वो मानना पड़ेगा। और जो उसके पर्सनल लॉ है, वो जो पर्सनल लॉ है वो उसके पर्सनल वो जिंदगी के लिए है, उसके पर्सनल जो है, यानी व्यक्तिगत जो उसकी गतिविधियां हैं उसके लिए है। लेकिन जो जहां हमारा सामूहिक जीवन है, शिक्षण संस्थान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब जो है सामूहिक जो है, वहां पर कोई पांथिक दखल रंज मात्र भी नहीं होगा और न होना चाहिए। ये स्पष्ट पैगाम जो है देने की आवश्यकता है। तो यही दरख्वास्त जो है भारतीय जनता दल अपने माननीय
सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय न्यायपालिका से कर रहा है कि इस तरह का पैगाम आप दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप वो निकल जाएगा। आप इस तरह का पैगाम नहीं देंगे तो ये स्वार्थी तत्व जो है उसको जो है वो उलझाते रहेंगे, कपिल सिब्बल आते रहेंगे। ये फिर सुनने में आया है कि जो ये मीडिया के पत्रकार लोग जो है भारतीय ओम ताकत दल के इस प्रयास कि देश में भारतीयता आधारित माहौल होना चाहिए, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अवाम परस्ती, जनभक्ति, सब कुछ भारतीयता आधारित होने की जरूरत है। और इस जरूरत को भारतीय ओम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को से निवेदन कर रहा है और उनको अवगत करवा रहा है। उसके इस प्रयास पर जो ये पत्रकार अपने को क्या कहते हैं, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और वो जो है कोई कह रहा कि ये क्या भारतीयता लगाए हुए हैं, हम जन्म से भारतीय हैं। अरे महोदय, सभी लोग भारतीय हैं, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। भारतीय की तरह व्यवहार करने की जो आवश्यकता है, जो कि नहीं हो रहा है, समस्या की जड़ ये है। जैसे मनुष्य का तन मिल गया, उसका शरीर मिल गया, तो क्या मनुष्य हो गए? जब तक मनुष्य की तरह आप कर्म नहीं करेंगे, जैसे ये भी कहावत है भाई कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से यानी वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, एक ब्राह्मण की तरह वो कर्तव्य निभाए, तब जाकर वो ब्राह्मण होगा। वो चीज तो है कि आप जो है, संविधान तो कहता है कि आप भारतीय हैं, लेकिन आपको भारतीय की तरह व्यवहार करना होगा। जिस वक्त आप जो है किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम, किसी को ठाकुर, किसी को ब्राह्मण, किसी को तमिल, किसी को पंजाबी, किसी को बंगाली कहेंगे, ये भारतीयता के सख्त खिलाफ है। ये तो कहा जा रहा है, न तो ऐसा कहना है न तो ऐसा समझना है कि सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। इसी विचार से संबोधित भी करना है, बात व्यवहार भी करना है, और आपसी डिस्कोर्सेस भी करना है, और आपसे जो है जो कंडक्ट है, जो बर्ताव है, वो करना है। इस तरह की भ्रामक बातें कुछ कह रहे हैं कि हम जन्म से भारतीय हैं। कुछ जो है ऐसे पत्रकार हैं जो कि जीएनपीसी, जो कि इतनी खतरनाक, और जीएनपीसी के विषय में बताया गया ना कि जीएनपीसी का जो नेहरू था, और उसके विषय में हम क्या बताएं। यदि थोड़े में यदि उसकी खतरनाक बातों को जानना हो तो थोड़े में ये कहा जा सकता है कि वो जो है भारत विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था, और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और घातक दुश्मन था। इतना ही हमारे भारतीय भाई बहन समझ जाएं तो भी उन्हें बहुत कल्याण हो जाएगा। और जो जीएनपीसी जो है, यानी इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली, पाकिस्तान तो इसी ने ये बनवाया, भारत के यानी दो टुकड़े किए। वो गद्दार नेहरू ने विभाजित भारत का फिर एक टुकड़ा, लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन के रूप में दे दिया उसको, दुश्मन चीन को। तिब्बत जो है वो भारत में मिलना चाह रहा था, उल्टे उसको थाली में सजा करके दुश्मन चीन को थमा दिया। सीमा पर इन सबों ने कोई सड़क नहीं बनाई, और चीनी घुसपैठ को बढ़ावा दिया,
और चीन की सेना जो है 10,000 वर्ग मील और घुसी। और वही आज कह रहे हैं कि वही आज जो है इसे बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चीन हमारी जमीन में आके बैठा हुआ है। इन्हीं जीएनपीसी वालों ने चीन को घुसाया, चीन को जमीन दी और उल्टे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि मोदी जी ने जो है वो चीन को घुसवाया है। मोदी जी और उसके बीजेपी वाले वो बहुत आराम से इस आरोप को झेल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? कि उनकी साजिश है इनको बचाना, इनको रक्षा करना और इनकी बातों पर हमारे देश के लोग यकीन करें, एनपीसी की बातों पर यकीन करें, इस तरह की साजिश ये करते हैं। और देश को लूटना, जो आंकड़े हैं इस जेएनपीसी ने $16 ट्रिलियन, $16 ट्रिलियन, जो कि लगभग 1200 लाख करोड़ से लेकर के 1300 लाख करोड़ बनता है। आज जिसमें सिर्फ ये माँ बेटे मतलब कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम से 180 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ का काला धन, मतलब कि 2.5 यानी $2.5 ट्रिलियन का काला धन सिर्फ यानी माँ बेटे के नाम से। ये सच्चाई है, देश भी जानता है, विदेशी अखबारों में भी ये बात आती रहती है। और मोदी महोदय ने भी इस बात को कबूला है। लेकिन देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज मोदी महोदय इस सच्चाई को ढक रहे हैं, इस सच्चाई को माने छिपा रहे हैं कि इस जेएनपीसी ने इस देश को 16 ट्रिलियन डॉलर लूटा है। तब तो उन्होंने कहा था कि भाई इसे जेएनपीसी ने इतना लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ा जाए तो दिल्ली पहुंच जाएगा। ये कबूले थे, या दूसरे शब्दों में बोले थे कि यदि काला धन ला दिया जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-10, 15-15 लाख हो जाएगा। तो बात वही हो गई। लेकिन आज वो सारे को ये मोदी महोदय निकल गए। यही चीज़ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस विचित्रता और इस दुख को जो कि मोदी महोदय इस देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को दे रहे हैं, उसको देखें। 2004 से लेकर 2014 तक जो है 10 सालों में कितने घोटाले हुए। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम CWG या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, घोटाला आज। और जिन घोटालों पर उस समय बीजेपी जो है विपक्ष में थी, महीनों इसने संसद बंद कराया। देश ने ऊब करके कि भाई कम से कम उसमें यही था, घोटाला महंगाई, ये हमेशा हर एक दिन वो क्रम रहा करता था। और बाद में ये भी रिपोर्ट आई कि ये जो जितने घोटाले हुए हैं कम से कम 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है इसमें। देश जानता है, बीजेपी ने जो है वो संसद बंद कराया। आज सारे घोटाले बीजेपी वाले, मोदी महोदय सबको खा गए, सबको निकल गए, चू तक नहीं बोल रहे हैं। तो उसी बात को छुपाने के लिए इस तरह का इनका नाटक चल रहा है कि जो है महज 2000 करोड़ का जो वो नेशनल हेराल्ड का जो हेरा फेरी के मामले में ईडी के नोटिस, फलाने नोटिस, सब ये नाटक है, ड्रामा। ये नाटक ड्रामा किस लिए है कि जो असली लूट है, जब जितने घोटाले की बात ये कहे थे, और जो खास करके जो पूरी जेएनपीसी, पूरी कांग्रेस की जो लूट है,
16 ट्रिलियन डॉलर या 16 ट्रिलियन डॉलर या 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ की लूट, और उसमें सिर्फ माँ बेटे का 180 लाख करोड़ से लेकर के 200 लाख करोड़ या 2.5 ट्रिलियन डॉलर की लूट, उसको ढकने के लिए ये इस तरह का नाटक कर रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। इस तथ्य को जो है हमारे भारतीय भाई बहन देखें इसको। और तो बात हो रही थी कि ये जेएनपीसी, तो जेएनपीसी इतनी बड़ी वो लुटेरी है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली है और सभी संस्थाओं को बंधक बनाने वाली है। कुछ अपराधों को छोड़कर ये शातिर अपराधियों का एक गिरोह भी है, और सबसे खतरनाक बात यह है बहुत ही खूंखार औपनिवेशिक ताकत है, यानी वेरी वेरी फिरोसियस और डायबोलिकल, ये जो है वो कॉलोनियल पावर है। तो और उसी की गोद में ये आशुतोष की जो मंडली है, जो आशुतोष मंडली जो 42-43 का जो गैंग है, जो गिरोह है, जिसको बोलते हैं लुटियन पत्रकार या मोदी महोदय की शब्दावली में खान मार्केट पत्रकारों का गिरोह, जो कि इस तरह की अभिशाप जेएनपीसी की गोद में बैठ करके ये माहौल बनाते हैं उसके पापों को ढकने वाले। तो उनके मुंह से निकल रहा है कि ये सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय वामता गद्दल और मेरे इस प्रयास पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है। अरे महोदय, आप जो है इतनी बड़ी अभिशाप जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाते हो, वो तो बहुत जागरूकता नहीं है। तो नहीं तो आप जैसे लोगों को इस देश से ही बाहर निकाल दिया गया होता। उस तरह की जागृति नहीं है, जागरूकता नहीं। और आप उल्टे कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं लेता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्या संज्ञान से या किसी से भी क्या संज्ञान आप जो है वो दिलाना चाहेंगे? क्या संज्ञान वो लेंगे? जब ये भारतीय एकता की बात हो रही है, एकता की जब बात हो रही है, तो आप तो इसमें माने एक तो बात ये आपको चुभ रही है कि एकता क्यों हो रही है ये, और इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार जो है वो क्या संज्ञान बोलेगी? भाई बताइए ना। तो इस तरह के मानसिकता वाले जो कि जिन समूह ने अपना पूरा दिमाग और दिलो दिमाग और अपनी आत्मा पूरा गिरवी रख दिया है उस जेएनपीसी के पास, उसी गोद में बैठ करके जो पत्रकारिता करते हैं। तो खैर उनकी बातों पर हमारा मतलब यह है कि इस स्थिति को, जो कि हर चीज को उल्टे रूप में उसको पेश करें, इसके लिए एक शब्द बना हुआ है वो अंग्रेजी में, उसको कहते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन मतलब है कि हर जो आम अवधारणा है ठीक उसको उल्टा समझना। यदि दिन है तो इंडॉक्ट्रिनेटेड जो व्यक्ति होगा उसको बोलेगा रात है, और जो सफेद होगा तो उसको काला बोलेगा, काला को सफेद बोलेगा, सदाचारी को दुराचारी बोलेगा, दुराचारी को सदाचारी बोलेगा। तो इस प्रकार से इन सबों ने चूंकि अपना दिल दिमाग और आत्मा इस तरह से वो गिरवी रख दिया है कि ये हाईली इंडॉक्ट्रिनेटेड है सब। तो इसलिए हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, इनकी बातों पर सुन लीजिए जरूर, लेकिन जरा भी गौर मत करिए। और लगभग वर्चुअली जो है ये
कूड़ेदान लाखे होते हैं, डस्टबिन के लाखे होते हैं, उसमें डाल दीजिए, सोचिए ही मत, बहुत सुरक्षित रहेंगे आप लोग। तो लेकिन आपका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए भारतीय एकता के लिए, भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए, भारतीय वो सद्भाव के लिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ बातें बताई गई, और हमारे खास करके, विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल के भारतीय भाई बहन इसके प्रति काफ़ी उत्साह दिखाए, और उनकी त्याग, बलिदान और कुर्बानी की बातें और उनकी देशभक्ति की जो बातें हैं और भी बताना जरूरी है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब कि यदि ये पूरा सीन से हट जाएंगे और हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, हमारे भगत सिंह के भी विषय में, हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद के भी विषय में, हमारे बाबा साहब के विषय में चर्चाएं हों, किताबें लिखी जाएं, उन पर इतिहास लिखा जाए, उन पर गोष्ठी हो, परिचर्चा हो, कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हों, तब जाकर उसका प्रचार होगा। इन समूह ने माहौल इतना गंदा कर दिया कि जो देश के गद्दार हैं मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू, उसी का माहौल इन समूह ने, एक जहरीला वातावरण वो बना हुआ है। तो और जैसा कि बताया गया है कि आजाद हिंद फौज जो है, जब 1945 में, शायद 1945 में रंगून से अंग्रेजी सेना को हराते हुए, यानी इस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज INA जो है, अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए, हराते हुए रंगून से कोहिमा जो कि इस समय नागालैंड की राजधानी है, वहां तक आ गई थी। तो अमेरिका और इंग्लैंड की सांसें फूल रही थी। वो बहुत भयभीत रहा करते थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो उसमें संचार संचार के माध्यम के विषय में कोई न तो टेलीफोन था, न तो मोबाइल था, और कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही माध्यम था, टेलीग्राफ और टेलीग्राम जो है। तो इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी को और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, इंग्लैंड और अमेरिका से बराबर टेलीग्राम आते थे कि सुभाष को भारत की धरती पर आने से किसी भी प्रकार, कैसे भी करके रोको, नहीं तो इस नेहरू की क्या विसात है, इस गांधी का भी राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग जाएगा, या वो भी अंधकार में पड़ जाएगा। इस तरह के टेलीग्राम बराबर वो आ रहे थे, इंग्लैंड से भी, अमेरिका से भी। कब? जब आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, इस देश को आजाद कराने के लिए हराते हुए रंगून से कोहिमा आ गई थी। अब ये दोनों गद्दार जो है, मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू ने कैसी गद्दारियां की हैं हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। जरा उसको देखिए। आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो तब भी थी, तो आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से ये गद्दार, देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी आजाद हिंद फौज के खिलाफ, ये भारतीयों को, और जो भारतीय जो अंग्रेजी सेना में थे,
में भर्ती थे, उन दोनों को आजाद हिंद फौज के खिलाफ भड़काया इसने। और कौन आजाद हिंद फौज? जो इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रही थी। माने जो आजाद हिंद फौज इस हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को और जो भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती थी दोनों को उस आजाद हिंद फौज के खिलाफ भड़काया इसने ऑल इंडिया रेडियो से। एक गद्दारी इसने किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। दूसरी ओर जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराए तो जापान घुटनों पे आ गया, वो सरेंडर कर दिया उसने। तो इस स्थिति को भांप करके ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है रूस की ओर वो चल पड़े, रुखसत किया। तो चूंकि इंग्लैंड और अमेरिका जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही भयभीत रहा करते थे, बराबर उन पर इंटेलिजेंस खुफिया लगाए हुए थे, उनके हर मूवमेंट पर, हर गतिविधि पर। तो उन्होंने अमेरिका के इंटेलिजेंस ने इस नेहरू को बताया कि अरे तुम्हारा दोस्त, मैंने व्यंग के रूप में, तुम्हारा दोस्त जो है वो रूस में घूम रहा है। तब ये गद्दार नेहरू जो है रूसी शासकों से मिलकर के, जो रूस में एक साइबेरिया का क्षेत्र है और साइबेरिया में बड़े घने घने जंगल हैं, उन जंगलों में बिहड़ किस्म के जेल बने हुए हैं। और उन जेलों की विशेषता है कि एक बार जो कैदी उसमें कैद हो जाए तो फिर वो बाहर नहीं जा सकता, वो सीधे ऊपर ही जाता है। तो उन्हीं बिहड़ जेलों में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त श्रीमन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्मम यातनाओं के साथ, ये भी जरा ध्यान दीजिए, ये नेहरू जो है रूसी शासकों से मिलकर के उनकी हत्या करवाई। इतनी बड़ी साजिश किया। अब इस साजिश की ओर किसी का ध्यान न जाए, इसने एक झूठी कहानी बनवाई कि नेताजी एक विमान से वो जापान के टोक्यो से चले थे रंगून या सिंगापुर के लिए, और ताइवान या फार्मूसा के पास विमान या जहाज दुर्घटना हो गई, और उसी जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। क्यों ये कहानी बनवाया? ताकि किसी का भी ध्यान, जो साजिश थी कि किस तरह से इसने हत्या करवाई हमारे सुभाष चंद्र बोस की, यानी रूस के जेलों में, उधर किसी का ध्यान न जाए, इसलिए झूठी कहानी बनवाई। इस झूठी कहानी पर हमारे देश के लोग यकीन करें, विश्वास करें, तो इसने जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति से, न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए उस पर ठप्पा लगवाया कि ये कहानी सही है, ताकि देश के लोग उस झूठी कहानी पर यकीन करें, विश्वास करें। और यही नहीं, उसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा थी, उसने भी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति से, उसी न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा करके उस झूठी कहानी पर फिर ठप्पा लगवाया, ताकि देश के लोग उसी झूठी कहानी पर को सत्य माने, विश्वास करें। तो जो नेहरू ने जिस सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से उस झूठी कहानी पर सत्यता की मोहर लगवाई या ठप्पा लगवाया, वो थे शाहनवाज साहब। और जो वो गद्दार इंदिरा ने जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के जो सत्यता की जो है वो मोहर लगवाई इस झूठी कहानी पर, उनका नाम था खोसला साहब। लेकिन देश को चैन नहीं था
देश को यकीन नहीं था कि भाई कुछ बहुत गड़बड़ है। देश को संतोष नहीं था कि नेताजी को इस तरह से जो है मृत्यु को निश्चित है कि ये जेएनपीसी वाले छुपा रहे हैं। तो फिर जब एनडीए सरकार आई तो लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पटना हाईकोर्ट ने वो एनडीए सरकार को आदेश दिया। तो एनडीए सरकार ने तीसरा कमीशन, मुखर्जी कमीशन, तो मुखर्जी साहब भी जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने काफ़ी करीब 4-5 साल तक उसने काफ़ी दस्तावेजों और कागजों का और स्थितियों का पूरा आकलन किया और उसने कम से कम यह कंक्लूड किया, यह निष्कर्ष दिया कि हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वाली जो कहानी है वो सत्य नहीं, वो झूठी है। लेकिन तब भी एक दुर्भाग्य ये काम किया कि ये रिपोर्ट तैयार करते करते काफी टाइम बीत गया था, समय बीत गया था और तब तक जो है यूपीए सरकार इसकी जेएनपीसी वालों की यानी सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार आ चुकी थी। फिर इस रिपोर्ट को, कौन सी रिपोर्ट जो जिसने इस तरह का उपसंहार या निष्कर्ष दिया था, कंक्लूजन दिया था कि वो हवाई जहाज दुर्घटना के कारण हमारे नेताजी की मृत्यु हुई थी, वो कहानी असत्य है। फिर इन्हीं सबों के पाले पड़ गई और इन सबों ने फिर उस रिपोर्ट को दबा दिया। तो इस प्रकार से उस साजिश को छिपाने के लिए क्या क्या इन्होंने और साजिशें किया इन जेएनपीसी वालों ने, ये हमारे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। और यह भी है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जब तक ये जिंदा रहा, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उनके परिवार पर जासूसी करवाता रहा कि कौन लोग उनसे मिलने आते हैं। कोई भी चिट्ठी आती थी तो पहले खोल करके उसको पढ़ा जाता था। कोई भी पत्र जो है बगैर जो सिक्योरिटी बिठाई थी उसके अनुमति के बगैर वो पत्र जो है वो डाल नहीं सकते थे, यानी वो सिक्योरिटी की पूरी स्कैनिंग या स्क्रूटनी होती थी। तो मतलब कि हमारे इतने बड़े नेता, इतने बड़े हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जासूसी करवाई। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको गौर से जरा समझें कि ये किस कदर का ये गद्दार था जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। और उसको इतने से ही संतोष नहीं हुआ, उसने माउंटबेटन से एक सरकारी दस्तावेज बनवाया और उस दस्तावेज में हमारे यही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया और उसमें भारत सरकार पर एक बाध्यता भी डाली गई कि यदि भारत में पाए जाएं तो भारत सरकार उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करे। कितनी अपमानजनक बात, कितनी बड़ी गद्दारी किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ कि हमारे इतने बड़े देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया है। हमारे देश के लोग अच्छी तरह से समझें, हमारे देश के लोग समझे कि उसी कांग्रेस से निकली है ये ममता बनर्जी। कभी इस तरह की बात कहती है? कभी नहीं कहती है। बराबर नेहरू वाली कांग्रेस में बराबर है, जब वो जाकर के जो है
2004 और में जो तब जाकर निकली है ये। और नेहरू का क्या बर्ताव रहा, क्या देश विरोधी, भारत विरोधी और गद्दारी के कारनामे रहे। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे क्या क्या व्यवहार किया, उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करवाया। कभी भी ये एक शब्द निकलता है ममता बनर्जी के मुंह से, एक शब्द निकलता है? नहीं निकलता। वो उसको पता है कि ये निकलेगा तो जिस नेहरू की कांग्रेस में इसने 50 साल गुजार दिए, क्या जवाब देगी ये? तो ये भी सिर्फ हमारे नेताजी सुभाष बोस का नाम बुनाती है, और जो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए इसकी मंशा में नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, चाहे ममता हो, चाहे ये मोदी बीजेपी वालों हैं, ये कभी भी सम्मान नहीं, ये कभी भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद आजम भगत सिंह हुए, हमारे बाबा साहब को सम्मान दे नहीं सकते। नाम जरूर ये बुना सकते। और भगत सिंह कोई ले लीजिए। भगत सिंह जो है, जिसमें अब क्या कहा जाए, कोई जो है ये बीजेपी का सिपह सालार यूट्यूबर कह रहा था कि गांधी के विषय में ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। यही तो बात है। जिस गांधी ने अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी सरकार के वफादारी की कस्में खाकर के जो है केसरी हिंद उपाधि लिया, जिसने जो है खिलाफत आंदोलन का नाम बदल करके उसको खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया, मोपला वाला जो है वो सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन किया इसने। और तो और जब जो है ये मुद्दा जो है कि हमारे क्रांतिकारियों का, अमर शहीदों का पूर्ण स्वराज का मुद्दा, जबकि ये सब जो कांग्रेसी जो है पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे। इनकी मांग पूर्ण स्वराज थी नहीं, ये मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस। और तो लेकिन जब वो पूर्ण स्वराज का मुद्दा जो कि हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों का था, तो वो मुद्दा चुरा करके तमगा लूटने वाली बात आई तो ये मोहनदास करमचंद गांधी धक्का दे करके इनको सरदार पटेल का ही नंबर था कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, तो इसको बनाकर फिर वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया, और उसके ही हाथों ये जो है घोषणा करवाया पूर्ण स्वराज का चुराया हुआ मुद्दा को जो घोषणा करवाया वहां लाहौर रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को। तो इस तरह का गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और जब 24 मार्च 1931 को फांसी लगने वाली थी हमारे ये शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो पूरे देश में उबाल आ गया था। और उसमें और कोई संचार का माध्यम तो था नहीं, सिर्फ चिट्ठी थी, पत्र, बोरा चिट्ठी आती थी उनके समर्थन में। और पूरे देश के लोग कह रहे थे कि अरे भाई गांधी महोदय, जो वायसराय इरविन है उसे मिल लीजिए, इसलिए कि आप बात करते रहते हैं, आपकी बात अंग्रेज सुनते भी हैं, तो कम से कम जो है फांसी रोकने के लिए जो है वो प्रयास करिए। पहले तो ये बहाना करता रहा कि यदि एक भगत शहीद होंगे या जाएंगे तो 100 भगत पैदा होंगे इत्यादि, इस तरह से ये बहाना करता रहा। लेकिन अब जनता का दबाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर भी पड़ता रहा। कांग्रेस के अंदर से भी
ये दवा पढ़ने लगा इस मोहनदास करमचंद गांधी पर। तब वो किसी तरह जो है मिलने गया, इनसे वायसराय इरविन से मिलने गया। वायसराय इरविन से मिलने के लिए जनता कह रही थी कि जाकर के मिल करके इन तीनों जो हमारे अमर शहीद हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाओ। जाकर वहां ये क्या कहता है कि अरे भाई, ये तीनों लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय है, जनता इनको बहुत चाहती है, और यदि इनको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा बवाल वो आ जाएगा, बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। आप ऐसा करिए कि जो फांसी आप सुबह लगाने वाले हैं वो रात को ही लगा दीजिए, और सुबह होते होते जब ये मामला रफा दफा हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, फांसी की परंपरा है कि हमेशा सुबह को ही लगती है। सिर्फ भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के मामले में पहली बार उस परंपरा को तोड़ा गया और शाम को ही फांसी लगी। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि देश की जनता ने भेजा था कि फांसी रुकवाओ हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अन्य दो अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु की, ये उल्टे जाकर के ये सलाह दे आया कि इनको 12 घंटे पहले ही मार दो। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा ये इसको समझें, इस पर फैसला करें कि आप लोगों ने इतिहास में गद्दार के रूप में जयचंद को देखा होगा, मीर जाफर को देखा होगा, तो निश्चित रूप से आप समझते होंगे कि जयचंद की गद्दारी और मीर जाफर की गद्दारी इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी के आगे बहुत बौनी हो गई, बहुत छोटी हो गई। और उस मोहनदास करमचंद गांधी को ये सब जो है वो बना हुए हैं महात्मा, राष्ट्रपिता, और उसको कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहा था कि ये महात्मा है फलाने ढिकाने। यही तो हमारे सुभाष चंद्र बोस को दाब के रखना, हमारे भगत सिंह को दाब के रखना, और इतने बड़े गद्दारों का महिमा मंडन का ये इस तरह का जहरीला वातावरण। भगत सिंह के भी समय मैंने बताया था कि एक तो वो क्योंकि ये पांथिक पचड़ों से हमेशा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कुछ नहीं, इन पचड़ों से दूर रहने के लिए और राष्ट्र की और देश की अहमियत और उसी की भावना को हमसे अपने हृदय में रखने के लिए ये नास्तिक हो गए थे। भगत सिंह, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह, नास्तिक हो गए थे, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि भाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बना। और उसी में उन्होंने लिखा है कि भाई हम अपनी कुर्बानी दे करके, हम अपनी जान दे करके ये सफेद अंग्रेजों, गोरे अंग्रेजों को हम भगा देंगे, लेकिन इसके बाद एक काले अंग्रेज हैं जो इसी देश के हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा लिए हैं उन गोरे अंग्रेजों से, लेकिन उन गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि ये बीजेपी है, जीएनपीसी है, कम्युनिस्ट हैं, सपा, बसपा, टीएमसी और डीएमके, एडीएमके, टीडीपी, वाईएसआरसी, बीजेडी और शिवसेना, एनसीपी, सभी जो है काले अंग्रेज हैं, जो कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर बांटते हैं, बांट करके हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाते हैं और उनसे वोट छीनते हैं और सत्ता हथियाते हैं। तो इसकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले कर दी थी। भारतीय जनता दल तो उन्हीं के आदेशों को, उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के वसूलों को जो है उन्हीं को सामने ला रहा है
और अपने अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा। तो उस शहीद आजम भगत सिंह को ये जीएनपीसी वाले आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाए हैं। इतिहास में जरा पढ़िए आप, इन लोगों को सब लिखवाए हैं रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में लिखवाए हैं इतिहास में। इसमें कोई शर्म नहीं आती। यदि ये भाषा अंग्रेज लिखते तो कोई बात नहीं है। ये बोलते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या क्या, और हमारे इन अमर शहीदों को माने कि आतंकवादी क्रांतिकारी लिखवाते हैं सब। और उसकी हद तो तब हो गई थी कि संघ लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में, संघ लोक सेवा आयोग की किसी मेंस पर ऐसे, हाँ, जो मेंस में जो ऐसे होता है, निबंध होता है, उसमें आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए। शर्म आनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल रंच मात्र भी असत्य नहीं है, झूठी नहीं है। ये पत्रकार लोग जो है अपना कंधा साफ करने के लिए, जानते हैं जब कोई इस तरह से बहुत बात आती है और पत्रकारों के ऊपर भी ये आरोप लगने की संभावना होती है, तो सबसे पहले अपना कंधा साफ करने के लिए वही मुद्दा उठाते हैं। तो मनमोहन सिंह जब ये प्रधानमंत्री था तो पत्रकारों ने पूछा भी कि क्या साहब ये बात सही है कि कांग्रेस ने सरकारी अभिलेख में भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। इस गद्दार मनमोहन सिंह को जवाब नहीं बना, उस बात को कबूला, लेकिन घुमा करके कहा, अरे भाई भगत सिंह लोग तो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि वो सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। कबूला इस बात को। तो जो कांग्रेस जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह को यानी मान लीजिए सम्मान न दे तो कोई बात नहीं, आतंकवादी लिखवाती है, समझ जाइए कि इस मुल्क के लिए वो कितनी खतरनाक है। और उस अभिलेख को आज तक बीजेपी भी दुरुस्त नहीं कर पाई। तो बीजेपी और ये कांग्रेस दोनों साथ साथ हैं हमारे अमर शहीदों को अपमानित करने में। तो ये एपिसोड कुछ लंबा न होने पाए, फिर भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो भारतीयता में जो आपकी आस्था है, जो संबल है, इसको और मजबूत करिए, इसको प्रसारित करिए और भारतीय जनता दल की वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। ये बहुत ही जरूरी एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय फर्ज है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।